ओके, मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ ऑडिबल। ओके। तो कल कहाँ तक थे हम लोग? कल, हाँ, आप लोगों को मैंने दिया था एक काम छोटा सा करने के लिए, टास्क था छोटा सा करने के लिए, वैसे बड़ा था वो काफी। अगर आप शुरुआत से चालू कर रहे हो तो मतलब अगर आपने पहले वो नहीं बनाया था फुल डुप्लेक्स वाला चैट सर्वर तो फिर पड़ा था, नहीं तो ठीक ठाक ही था, मतलब ये। उसमें आपको क्या करना था कि इंक्रिप्शन इम्प्लीमेंट करना था ना ओवर द नेटवर्क। आज कर दूंगा मैं, हाँ कोई बात नहीं मोहित। अ, हाँ नमन, देखा था। अ, हाँ देखा था आपका, तीन चार लोगों का आया था ग्रुप में। तो ऐसा कोई है इनमें से जिनको समझ में नहीं आई, मतलब कि करना टास्क क्या करना है, या फिर आपको टाइम नहीं मिला? टाइम तो चलो, टाइम का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्योंकि कल भी मैंने बोल दिया था जिसको टाइम, जिसके पास नहीं है टाइम वो चलो छोड़ दो इस वाले को। बाकी जिसको समझ में नहीं आया है वो मेरे को बता दो, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं। मेरा बाकी है टास्क, ओके कोई बात नहीं बेबे, समझ आ गया, कर लूंगा, ओके ठीक है। तो ठीक है, तो आप कर लेना आराम से। तो नेक्स्ट नेक्स्ट संडे तक दिखा देना आप, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे या संडे तक तब तक करके रखना मेरे पास। चलो, तो हमने कल पढ़ा इनक्रिप्शन, बट ना किसके किसके जरिए था वो? जॉर के जरिए, है ना? एक्सऑर ऑपरेशन, एक लॉजिकल ऑपरेशन था उसके जरिए था। बट ये थोड़ा सा ना वनरेबल होता है, और ये बहुत ज्यादा कैसे वीक एल्गोरिथम है इनक्रिप्ट करने का। वीक एल्गोरिथम कैसे? जैसे मान के चलो, इंटरप्रेटर में खोल लेता हूँ। ठीक है, वीक एल्गोरिथम कैसे है? जैसे ए इक्वल्स टू 1337, इसको मेरे को इनक्रिप्ट करना है विद द की, की इक्वल्स टू 80। इसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया जॉर्ज से, RESULT। लकी थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा क्या इसका? ओके, हाँ बस बस। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया इनक्रिप्ट, रिजल्ट के अंदर आ गई इसकी वैल्यू 1385। अब इसको मेरे को वापस से जब डिक्रिप्ट करना रहेगा तो मेरे को एक की जरूरत पड़ेगी, मेरे को एक की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो? और उस की में कितना कितना डिजिट कितना है हमारे पास? 80 डिजिट, मतलब 80 डिजिट है, और 1 और 2 मतलब आपके डेसिमल डेसिमल डिजिट है आपका 80, ठीक है? 8 और 0। इसको क्या मैं गैस कर सकता हूँ? इसको क्या मैं गैस कर सकता हूँ? मतलब हो सकता है कि 1337 की जगह कोई ऐसा सेंस बनाने वाला स्ट्रिंग हो यहाँ पे, जैसे कल मैंने लिया था ना, लकी नाम ले लिया था अपना। तो ऐसा सेंस बनाने वाला कोई स्ट्रिंग हो, तब उसको गैस किया जा सकता है ना कि एक अगर सेंस बनाने वाली स्ट्रिंग आ रही है एक की को ब्रूट फोर्स करने पे, जैसे मैंने 1 से चालू किया 100 तक की लगा दी। 1 से लेके, मैं भी बनाता हूँ रुको अभी, पर जरा भी समझ लो, है ना? तो 1 से लेके 100 तक मैं एक इंटीजर उठाता जा रहा हूँ, एक एक डेसिमल इंटीजर उठाता जा रहा हूँ। और एक एक इंटीजर उठाने के बाद जब वहां पर रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, तो मैं उसका सेंस बना रहा हूँ। क्या ये कोई इंग्लिश का वर्ड दिखाई दे रहा है मेरे को? लकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई नाम दिखाई दे रहा है मेरे को, कोई पासवर्ड जैसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे? अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, चलो ये हो सकता है यही की हो हमारी, तो हमको की मिल सकती है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ना वीक एल्गोरिथम माना जाता है। मैं जरा इसको बना करके दिखाया था एक बारी बहुत जल्दी से। कल ये स्क्रिप्ट मैंने आपको सेंड नहीं करी ना? चलो मैं स्क्रिप्ट थी भी नहीं शायद कल कोई, या फिर थी? हाँ थी। Okay. हाँ बहुत ठीक है लगो है, हाँ ठीक है। देखो, यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ, रिजल्ट क्या है मेरे पास? 1385। अब मेरे पास ना इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है, मेरे पास क्या है? इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है। तो ENC STR, मतलब इंटीजर डिजिट, या ENC है हमारे पास, ENC की वैल्यू है, इनक्रिप्टेड वैल्यू है। इसका वैल्यू है 1385, ठीक है? अब जो की है, की अपने को मालूम नहीं क्या है, ठीक है? की अपने को मालूम नहीं क्या है, की अपने को फाइंड करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर का एक लूप लगा दे रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज
यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट हर एक रिजल्ट को 1 से लेके 100 तक इस लूप को चलाता हूँ। जो आई की वैल्यू होगी वो 1 से लेके 99 तक जाएगी। चलो इसको 1 1 कर देते हैं, जैसे 100 तक जाए। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ RESULT, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ENC योर इंक्रिप्शन विद, सॉरी विद आई। ठीक है, और की का वैसे हम कोई, मैंने ऐसे ही लिख दिया जस्ट, क्योंकि वैसे यहाँ पे कोई यूज नहीं है की का वेरिएबल का। तो देखो हो क्या रहा है, इनक्रिप्टेड वैल्यू मैंने उठाई, मेरे को इसको डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्ट के लिए मेरे को की नहीं मालूम है, तो मैंने क्या किया, एक लूप चलाया। लूप के अंदर जो वैल्यूज है 1 से लेके मैंने 1 1 यानी 100 तक चलेगा ये लूप। आपका रेंज जो है ये कम चलता है। तो जो आई की वैल्यू है यहाँ पे 1 से लेके 100 तक आएगा। और आने के बाद यहाँ पे इनक्रिप्शन, ये जो है ENC जो इनक्रिप्टेड जो हमारे पास स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, इससे इसका जोड़ करा देंगे वापस से, जिससे क्या है हमारे पास ये क्या बोलते हैं 1337 वापस आ जाएगा हमारे पास। जो डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग है इसकी वो आ जाएगी, है ना, ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। देखो अब इसमें हम लोग छानबीन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है। हालांकि थोड़ा सा बेकार काम है, बट फिर भी आपको इंक्रिप्शन मिलेगा तो ऐसे कोई सेंसिबल चीज का मिलेगा ना। ऐसा कि कोई प्राइवेट की का इनक्रिप्ट कर दिया तो आपको मालूम चलेगा ना वहाँ पे कि हेडर आ रहा है प्राइवेट की का। किसी बाइनरी फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया तो पता पता चलेगा ना डिक्रिप्ट करने के बाद कि बाइनरी फाइल का हेडर आ रहा है। फाइल फाइल कमांड आप रन कर सकते हो ना उस पर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो 1337। मैं जरा इसमें कंडीशन लगा देता हूँ एक, कि आई इक्वल टू, बस करने के लिए की क्या लिया था मैंने इसमें 80। इससे क्या होगा, हाँ देखो आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हैंग करा दिया मैंने यहाँ पे इनपुट लगा करके, जिससे इनपुट मांगे जब रिजल्ट आते हमारा। ठीक है, जस्ट मैंने देखने के लिए कहाँ पे है। हालांकि मैं सर्च भी कर सकता था ऐसे इसको 1337। ठीक है, पर जो भी है, कुछ इस तरह से हम लोग, बहुत वीक एल्गोरिथम है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो भी HTTPS कनेक्शन होता है वो इनक्रिप्टेड होता है कि अनइनक्रिप्टेड होता है। सिंपल सा आंसर है इसका कि इनक्रिप्टेड होता है। वैसे मेरे को पूछने की जरूरत भी नहीं थी इस चीज को। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्टिफिकेट्स यूज करते हैं ना। RSA की यूज करते हैं हम लोग, प्राइवेट की पब्लिक की सर्टिफिकेट, प्राइवेट की पब्लिक की वाली चीज है, RSA वाली चीज है ना। ये थोड़ा सा मैथ में हम ना घुसे तो काफी इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अगर मैथ ना करें तो हम इसकी, कि किस तरह से हेली डेफमैन की एक्सचेंज काम करता है, शायद इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसको, है ना। ये सारी चीजें किस तरह से काम करती है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सॉकेट लेवल पे ही। ठीक है, किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉकेट लेवल पे ही। मैं जरा नीचे आता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक गोल कर लेते हैं एक चीज को, कि पाइथन के अंदर ऐसी कोई लाइब्रेरी है कि नहीं। हालांकि मेरे पास यहाँ खुली रखी है ये। देखो, चलो छोड़ो, देखो गूगल पाइथन 3 SL सॉकेट। ओके, कहीं टाइम तो लगा रहा है। रुको, इनकॉग्निटो में खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरे को ये आ गया, लिंक आ गया। इस लिंक को मैं खोलने के बाद यहाँ पे पढ़ सकता हूँ कि आई मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आपका SL इंप्लीमेंट कर देगा सॉकेट के ऊपर। इसने यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल किसके दिए हुए हैं, ये क्लाइंट का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट एग्जांपल विद डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट IPv4/IPv6 डुअल स्टैक। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इसने, क्लाइंट का, क्लाइंट साइड का। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, देखो डॉक्यूमेंटेशन में आपको पढ़नी आनी चाहिए जितने भी वो हैं मॉड्यूल्स हैं, सॉरी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी। जैसे PHP की और पाइथन की, बेस्ट है PHP पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन। तो इससे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी भी नहीं आपको वहीं पे। और PHP की तो और अच्छी है। आप PHP भी लिखोगे ना, PHP.net, और मैं इसका स्पेस दबा के कुछ भी फंक्शन का नाम दूँ, जैसे रीड फाइल। देखो
दिखाएगा मेरे को, डायरेक्ट मेरे को रीड फाइल खोलती है यहाँ पे कुछ और भी लिखूँ ना मैं यहाँ पे जीएलओ ग्लोबल, ठीक है। तो एक ग्लोबल नाम की जितनी भी, एक ग्लोबल जिसमें भी इंक्लूडेड है वो सब दिखाएगा, फंक्शंस, है ना, वो सारी चीजें दिखाएगा उनको, फंक्शंस कीवर्ड जितने भी है। ओके, तो मैंने यहाँ से कॉपी करी ये वाली क्लाइंट साइड वाली स्क्रिप्ट, यहाँ पे एन में क्लाइंट डॉट पी वाई यहाँ पे पेस्ट करी। इसको जरा रीड करने की कोशिश करता हूँ पहले। होस्ट नेम इसने दिया हुआ है www.python.org, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद इसने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, किसका यूज करके, इसका यूज करके, इस लाइब्रेरी का जो हमने इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट एससीएल का इंपोर्ट किया है इसने, और इसको लिखा क्रिएट डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम यूज कर लेंगे इस मेथड को, और आपको ज्यादा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं। जो 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 कि वो है ना हमारे, जो अपने को जो मालूम है ना कि यार हमको करना क्या है, हम अपने को एक इनक्रिप्टेड सर्विस से कनेक्ट करना है, जो कि एसएसएल इनक्रिप्टेड है, उससे कनेक्ट करना है। अब आप ये मत देखो कि यार ये इसका क्या मतलब रहेगा, इतना देखोगे तो डेवलपिंग नहीं कर पाओगे। हालांकि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट रिटर्न्स अ न्यू कॉन्टेक्स्ट विद अ सिक्योर डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसका जो भी मतलब है, हेल्पर फंक्शन जैसे ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हो, इसको आप जो अगर आपको पढ़ना रहे तो, ठीक है। अगर मेरे को बाकी सारी मतलब टीएलएस का कौन सा वर्जन यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, वो सारी चीजें अगर मेरे को स्पेसिफाई करनी है ना, तो मैं इसके अंदर स्पेसिफाई करूंगा बेसिकली, ठीक है। टीएलएस एसएल को जो भी मेरे को वर्जन यूज करना है, जो भी मतलब चेंजेस करने हैं ना मेरे को अपने हैंड शेकिंग के दौरान, हो हैंड शेक होता है ना वहाँ पे आपके एसएल पे, उसके दौरान मेरे को जो भी चेंजेस करने हैं ना, तो मैं यहाँ पे करूंगा इस मेथड के अंदर, ठीक। और उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि विद, अच्छा, आप सॉकेट को ना इसके विद के साथ भी खोल सकते हो, है ना, इसको ऐसे भी खोल सकते हैं हम लोग। सॉकेट डॉट क्रिएट कनेक्शन इसने कर दिया, ठीक है। फिर होस्ट नेम दिया, यहाँ पे होस्ट नेम में क्या था, पाइथन डॉट org, और उसका पोर्ट दिया इसने 443 किसका पोर्ट होता है, एसएसएल पोर्ट होता है, सिंपल, ठीक है। और फिर उसका लिखा है इसने विद कॉन्टेक्स्ट डॉट रैप, और इसका सॉक यहाँ पे दिया है, सॉक आपका ये जो हमने सॉकेट क्रिएट किया है वो, ठीक है। ये सॉक यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने, और इसका सर्वर अंडरस्कोर होस्ट नेम, इसमें आर्ग्यूमेंट रहेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट रैप सॉकेट के अंदर सर्वर होस्ट नेम, उसकी उसमें हम अपने को होस्ट नेम सप्लाई करना रहेगा, तो वो हमने सप्लाई कर दिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसको भी, ओल्ड ट्रैप फंक्शन डेप्रिकेट्स बोथ इंस्टेंट एंड हेलो सपोर्ट, चलो ठीक है इसको छोड़ो, बट जो भी है अपने को ये काम करके देगा ये एस एस सॉक, ठीक है। फिर एक नया वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने विद के साथ ही एस सॉक, उसको प्रिंट करते रहे एस सॉक डॉट वर्जन। चलो ठीक है, एक काम करते हैं इसको रन करके देखते हैं फटाफट से। LSP3 इसका मतलब ये है कि जो पाइथन का सॉरी, जो पाइथन का वेबसाइट है, जो पाइथन का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है python.com, जब हम ये क्या हुआ, python.org होगा, हाँ, ठीक है। ये जो पाइथन का ओरिजिनल वेबसाइट है, पता नहीं इनसे कॉम क्यों नहीं खरीदा गया। तो जो python.org जो वाला जो वेबसाइट है यहाँ पे, ये हैंड शेकिंग के दौरान कौन सा टीएलएस वर्जन यूज कर रहा है, वो ये है टीएलएस 1.3, ज्यादातर यही करते हैं। अब जैसे मेरे को पता करना है गूगल का कौन सा कर रहा है, google.com 1.3, ठीक है। तो ज्यादातर आपको यही मिलेगा यहाँ पे। वैसे कोई छोटा मोटा अगर आपका वो हो ना भद्दा सा पुराना सा राउटर रखा हुआ आपके पास, तो उसमें 1.1 होगा शायद, हो सकता है। डी लिंक वालों में ज्यादातर रहता है, मैंने जो देखे हैं, डी लिंक के जितने भी राउटर रहते हैं ना, मतलब ज्यादातर वो जो पुराने हैं उनके अंदर ये TLS 1.1 चलता है। उसमें फिर वो कन्फिगरेशन भी नहीं होती है, अगर आप क्रोम से कर रहे हो तो फिर मोजिला का यूज करना पड़ता है आपको, क्योंकि मोजिला फिर देता है उसका थोड़ा सा सिक्योरिटी विक्योरिटी का इशू हो जाता है ना पुराने वर्जन में TLS के, इसलिए क्रोम अलाउ नहीं करता है, मोजिला के साथ करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एक एसएल पोर्ट से कनेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सॉकेट, समझ रहे हो, विद द हेल्प ऑफ सॉकेट। बट मेरे को जो रियल चीज करनी है ना, वो है यहाँ पे ये सॉकेट सर्वर। मैं एक ऐसा सॉकेट सर्वर बनाऊं
जिस पे इनक्रिप्शन मतलब जो ना एसएल का यूज कर रहा हो इनक्रिप्ट करने के लिए ट्रैफिक को, और उसका ट्रैफिक डिक्रिप्ट करने के लिए आपको जो आपकी आरएसए की है उसकी जरूरत पड़े आपको। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इस सर्वर सॉकेट एग्जांपल लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट IPv4। ये हमने कॉन्टेक्स्ट दिया जिस तरह से ऊपर दिया था। ठीक है, और एसएल डॉट प्रोटोकॉल TLS सर्वर। ठीक है, इसको ना भी दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ तक है बीच वाले आर्गुमेंट ये जो दिया है ना उसने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड सर्ट अंडरस्कोर चेन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक आपका सर्टिफिकेट उठा रहा है, ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट उठा रहा है, और एक आपकी प्राइवेट की उठा रहा है, RSA प्राइवेट की। इसकी मदद से जो भी आपके पब्लिक सर्टिफिकेट एंड प्राइवेट सर्टिफिकेट बनेंगे ना, वो सॉरी जितने भी सर्टिफिकेट पब्लिक सर्टिफिकेट बनेगा ना, वो इसी की मदद से बनेगा आपका। एक्सचेंज होते हैं ना सर्टिफिकेट्स, वो सारे इन्हीं की मदद से बनेंगे आपके। ठीक है, और उसके बाद वापस से इसने वही किया, बाइंड वाइंड कर दिया, फिर एक्सेप्ट भी कर रहा है, देखो कनेक्शंस को यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो आप, विद के साथ यूज कर सकते हो सॉकेट को। अगर आपको एस इक्वल टू ऐसे नहीं लिखना ना, तो इस तरह से भी कर सकते हो, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी कर लो आप। ठीक, तो इसको जरा कॉपी करते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जरा पेस्ट कर देता हूँ इसमें, और यहाँ से नीचे से एक लाइन उठा करके इम्पोर्ट सॉकेट और एसएल वाली यहाँ यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉकेट को इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सेल को इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद ये क्या मांग रहा है अपने से, चलो इसके नीचे वाले को पूरा हटा ही देता हूँ मैं। उसके बाद क्या मांग रहा है अपने से, यहाँ पे नीचे कॉन्टेक्ट लोड सर्ट चेन। ठीक है, तो सर्टिफिकेट चेंज जब अपने को क्रिएट करनी है, तो अपने को एक तो चाहिए सर्टिफिकेट, एक तो चाहिए सर्टिफिकेट, पैम सर्टिफिकेट। एक फॉर्मेट रहता है सर्टिफिकेट का, आपका TEM भी रहता है शायद, है ना, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं आपके। तो PM सर्टिफिकेट रहता है जो कि आप RSA की मदद से जनरेट करते हैं। अब ये चीज, दोनों चीज, ये जो प्राइवेट की है और ये सर्ट चेन है, ये किस तरह जनरेट करोगे ना आप, इसके लिए एक टूल है ओपन एसएल करके। ठीक है, ओपन एसएल, इससे आप जनरेट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है आपकी क्रिप्टोग्राफी के अंदर, बहुत सारी चीजें, मतलब लिटरली सारी चीजें यही प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपको ये ETC के अंदर वैसे मेरे को रुको, मेरे को आपको कॉन्फिडेंशियल होते है इसके अंदर, ओके नहीं है, चलो देखो लो। ठीक है, जैसे अगर मेरे को ये पासवर्ड भी जनरेट करना रहेगा ना इस फॉर्मेट का भी, तो भी मैं एसएल की मदद से कर सकता हूँ, ओपन एसएल की मदद से। ठीक है, यहाँ पे ओपन एसएल पासवर्ड KNG। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको भी जनरेट कर सकता हूँ। बट अभी के लिए अपने को पता क्या करना है, RSA की जनरेट करना है, बिकॉज SL TLS के अंदर वही यूज होता है हमारा। तो मैंने ऑलरेडी जनरेट करी हुई है, बट मैं बता देता हूँ किस तरह से करते हैं, एक कमांड से मैंने शायद लिखा होगा। तो सबसे पहले तो ये वाली कमांड, सबसे पहले तो आपकी ये वाली कमांड है, ये वाली ऊपर वाली, ओपन एसएल चैन RSA, और आउट यहाँ पे मैंने फ्लैग दिया है फॉर, मतलब ये प्राइवेट की के लिए फ्लैग है। ठीक है, आपका यहाँ पे की भी लिख सकता हूँ, पैन की जगह में पैन भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस कमांड को मैं दे दूंगा, जो भी मेरा जो भी मेरा यहाँ पे आउटपुट आएगा, जैसे 2 कर देता हूँ, प्राइवेट की 2। वैसे हम प्राइवेट की एग्जिस्ट भी नहीं करें, बट फिर भी। और ये जो है आपके की के बिट्स है, कितने बिट्स का की रहेगा आपका, ठीक है, या फिर बाइट्स है, मालूम नहीं मेरे को, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, पर ये कमांड रहता है आपका, इसको मैं एंटर करूंगा, और ये मेरे को यहाँ पे एक प्राइवेट की जनरेट करके दे देगा। ठीक है, प्राइवेट की मिल गई अपने को यहाँ पे। अब इस प्राइवेट की का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट जनरेट करने की कमांड क्या है, ये वाली नीचे वाली। मैं इन कमांड्स को मैं आपको भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, और ये डेज बता रहा है कितने डेज के लिए ये रहेगा, उसके बाद एक्सपायर कर जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, पर कोई नहीं। इस कमांड को मैंने कॉपी किया, पूरी कमांड को, है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, रिक्वेस्ट -new -x509, ये स्टैंडर्ड रहता है सर्टिफिकेट का एक, और -की प्राइवेट की डॉट पैम। अब यहाँ प्राइवेट की नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइवेट की 2।
बिकॉज हमने अभी प्राइवेट की 2 बनाई है ना यहाँ पे, तो इसलिए। और उसका सर्टिफिकेट का सेम रहने दे सकते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस कमांड को, और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको 2 से प्राइवेट की 2, एंड देन आउट। आउट किस फाइल में आउटपुट चाहिए, सी ए सर्टिफिकेट 2.pem इसके अंदर चाहिए। और उसके बाद कुछ चीजें पूछेगा आपसे, आप भर सकते हो इनको, मतलब यहाँ पे लिख दो आई एन इंडिया, और उसका स्टेट जो भी है, यूपी, है ना, एम ए टी एच यू आर, भर सकते हो आप कुछ भी भरना चाहो तो। जी एल ए, यूनिट नेम, एबीसी। पर इसको इसको ध्यान रखना आप लोग कि कॉमन नेम हमेशा आप दो, कॉमन नेम में आप हमेशा दो ऐसे कुछ, जैसे जोकर डॉट कॉम, है ना, कुछ भी कॉमन नेम के अंदर ऐसे कोई डोमेन दे दो आप अच्छा सा। और बाकी आपको भरना है नहीं भरना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर ये मेरे को जनरेट करके दे देगा, ये देखो यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया मेरे को। एक तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट फाइल आ गई, एक मेरे पास यहाँ पे प्राइवेट की 2 वाली फाइल आ गई। अब इनका क्या करेंगे, सर्वर के अंदर जाएंगे। सर्वर के अंदर जाने के बाद एक तो यहाँ पे सर्टिफिकेट, नाम क्या था फाइल का, सी एस सर्ट, ये लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पी आर आई वी के डॉट पैम, 2.pem। यही होना चाहिए। ठीक है, यही है। और देखने से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रन किस बाइंड किस पे कर रहा है, 8443 पे, ना कि 443 पे सिर्फ, है ना। तो 8 इसको चेंज करके ऐसा कर लेते हैं, जैसे 90 कर लेते हैं इसको, ना 94 पे रन करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अ, ठीक है, चलो मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ये बोल रहा है कि अच्छा अच्छा ओके, ये ये हटाने पड़ेंगे मेरे को पाथ, कि इसी पाथ पे तो एडजस्ट कर रहा है ना मेरा पाथ, तो मैं सही दो कम से कम इसको। ठीक है, अभी इसी पाथ पे ढूंढेगा ये। ठीक है, इसको मिल गया, अभी हैंग कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है ये लिसनिंग के स्टेट में है ना। और इसको और किस तरह से, अच्छा ये चीज आप बताओ कि अब ये लिसनिंग के स्टेट में है, किस तरह से पता करूंगा मैं यहाँ पे, कौन सी कमांड रहेगी, क्या चीज रहेगी, आप बताओगे जल्दी से। हाँ नमन, आपने बिल्कुल सही बोला कि आप बाइट बाइट, हाँ बाइट बाइट आप कर सकते हो, और ये ज्यादा अच्छा तरीका है करने का। इसी तरह की आपको ना सीटीएफ चैलेंजेस भी मिलते हैं बाइट बाइट कर, जब आप करते हो इंक्रिप्शन, वैसे ही जैसे आप समझ रहे हो अपने दिमाग के अंदर, ऐसे ही मिलेगा आपको चैलेंज। वो तो बस तरीका था, एग्जाम्पल था मेरे बताने का, उसको कर इम्प्लीमेंट करना भी नहीं है ऐसे किसी रियल लाइफ में। नेट स्टेट की मदद से देख सकते हैं, एस एस हाइफन टी एल की मदद से देख सकते हैं, बिल्कुल सही। देखो क्या क्या करना है आपको, एस एस कमांड लिखनी है, हाइफन टी एल ए। ठीक है, यहाँ पे मैं ढूंढ सकता हूँ अभी कौन से स्टेट में है। सबसे ऊपर लिसनिंग स्टेट में तो कोई यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे लिसनिंग स्टेट रखा हुआ है। लिसनिंग स्टेट में मेरा एक सॉकेट एड्रेस दिख रहा है मेरे को, जो कि कहीं से भी ले ले रहा है एड्रेसेस, सॉरी कहीं से भी एक्सेप्ट कर रहा है रिक्वेस्ट को किसी भी इंटरफेस से। बट ये बाइंड इस पे हुआ है आपका, तो जहां तक है ये आपका 1 to 7 पे ही वो करेगा, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करेगा डेटा डेटा को, अगर लोकल होस्ट से आ रहा है तो, बिकॉज यहाँ से चालू ही लोकल होस्ट पे हुआ है तो यहाँ पे 90 मैंने पोर्ट दिया था लिसन करने के लिए। ठीक है, तो जरा इस पे ना हम लोग अच्छा एक बार नेट स्टेट से भी देख लेते हैं। नेट स्टेट टाइम लगाया, नेट स्टेट मुझे बहुत खराब लगता है। एल आई एस टी एन, स्पेलिंग अगर मेरी सही हो तो ओके, ठीक है, पता नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो नेट स्टेट से भी देख सकते हैं हम लोग, और इससे भी देख सकते हैं हम लोग, एस एस से। तो अपने को मालूम चलेगा नेशनल स्टेट में। अभी इसको कनेक्ट किस तरह से किया जाए, अभी इसको कनेक्ट किस तरह से किया जाए, रुको जरा।
हाँ ठीक है। तो अभी इसको आप कनेक्ट किस तरह से करोगे? ये सर्वर तो आपने कर दिया यहाँ पे सेटअप, कनेक्ट किस तरह से कर सकते हो आप कर सकते हो ना कि जैसे ब्राउजर में हम लोग लिखते हैं, ना कि ऐसे HTTPS। अब अब जब HTTPS लिखोगे आप, है ना, और एक नया डोमेन दोगे, सबसे पहले तो आपका ये हैंड शेकिंग तो होगा उसके बाद HTTP का डेटा आपका ट्रांसफर होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट सबसे पहले क्या होगा, हैंड शेकिंग ही तो होगा। तो हम वो कर सकते हैं। और इससे ये पता नहीं काम करेगा, मैंने किया है कि नहीं किया ये पहले, बट एक और तरीका है इसको करने का। यहाँ पे लिखता हूँ 90। ठीक है, तो इसने कुछ दो तीन एरर दे दिए जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात है। देखो, ठीक है, यहाँ पे एस सेल का सेट, यहाँ पे एस सेल सर्वर वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया है। इससे कनेक्ट करने की कोशिश मैं नहीं करूंगा अभी। ठीक है, एक जो गूगल क्रोम है ना, इसने मेरे को बता दिया है कि ये जो सर्टिफिकेट है, जिसको आप, जो कि आपको एस सेल के हैंड शेकिंग के दौरान शेयर हुआ है, ये कोई थर्ड पार्टी से वेरीफाइड नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी वो होती है कंपनीज आपकी, वो वेरीफाई करके देती हैं आपको, तो उससे वेरीफाइड नहीं है, इसलिए उसका एरर दिया था उसने। और उसको कुछ भेजा होगा ऐसा उसने जो कि हैंडल नहीं कर पाया। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एन कैट यूज करो। एन सी नहीं, एन कैट। एन कैट में क्या रहेगा आपका, एक फ्लैग रहेगा, देखो, एस सेल करके। ठीक है, क्या रहेगा, एक फ्लैग रहेगा आपके पास, एस सेल करके। उस एस सेल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, फिर एस सेल। और यहाँ पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा ना अभी किसी भी होस्ट से। तो सबसे पहले क्या होगा, एक हैंड शेकिंग प्रोसेस होगी जो कि एस सेल में होती ही है और होनी भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिक्योर कनेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 127.0.0.1 एंड देन 90 स्पेस 90। ठीक है, अब इससे कनेक्ट हो जाएगा। बट कनेक्ट होने के बाद ये हो चुका है बंद आपका। कोई मेरे को उसका रीजन देगा कि कनेक्ट होने के बाद बंद क्यों हो गया है ये? बोल के देता हूँ मैं आप लोगों को, ये लो, देख लो आराम से, जल्दी से, जल्दी से बताओ। ये आपका क्या बोलते हैं, बंद क्यों हो गया जब? हाँ बिल्कुल सही। मोहित आप थे क्या? हाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बट ना मेरे को देखो, ये जो विद वाला कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। तो हम इसको अगर फटाफट से उसमें चेंज कर लें, जैसे हम जिस तरह से हम करते हैं, जैसे एस सी के इक्वल टू दिस, उसके बाद एंड में जाकर के इसको हटा देते हैं। एंड देन इसको भी यहाँ से इस तरह से कर देते हैं, इसको भी इस तरह से कर देते हैं, और इसको भी इस तरह से कर देते हैं, एंड में जाके इसको हटा देते हैं। वेट, ऐसा होता है, S S O C K equals to that, and then accept the connection, and then while true, मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहा हूँ while true के अंदर। अब लगा लेंगे, चलो थ्रेडिंग में भी लगा लेंगे, बट मैं अभी सिर्फ रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पे while true के अंदर। तो करेक्शन डॉट मैं लिखूंगा यहाँ पे RECB, मैं टी के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, टी इक्वल टू दिस, और रिसीव को 1024 बाइट्स लेगा each टाइम। और यहाँ पे मैं फिर इसको प्रिंट करा दूंगा टी डॉट टी सी ओ डी रिकॉर्ड करके। उनका जो बाइनरी डेटा आता है ना नेटवर्क, ओवर नेटवर्क बाइनरी डेटा ट्रांसफर होता है आपका। ठीक है, ये इतना मैंने कर दिया। ओके, सब ठीक है। और इसे एक काम करते हैं, इसको ना उसको चला लेते वाइल्ड कार्ड पे। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, बस चला लेते हैं। चलो इसको 1 to 7 पे ही रहने देते, बिकॉज ना मैं बाइट सर्च से एनालाइज करके भी दिखाऊंगा आपको। इसमें दो तीन वो भी डाल देते हैं कि अभी इस लिस्ट में कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, वो कर रहा है। यहाँ मैंने लिखा स्पेलिंग अगर सही हो तो मेरी, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे
ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने रन किया, लिसनिंग स्टेट में गया, उसके बाद इसको नेट कैट से कनेक्ट करने की मैंने कोशिश की, ये बोल रहा एक्सेप्टेड, यानी यहाँ पे कनेक्शन आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी दूँ, KING PING, तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है KING PING, है ना, जो भी मैं यहाँ पे देना चाहूँ सब यहाँ पे सब रिसीव होगा आपका, है ना, समझ रहे हो ना। और वैसे मेरे को एक चीज और करनी चाहिए यहाँ पे, तो ठीक है कोई बात नहीं, रुको। इस टी कोड करते टाइम पे ना मैं यहाँ से स्ट्रिप कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे भी HTRI लगा सकता हूँ, क्योंकि न्यू लाइन भी है ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो न्यू लाइन भी देता है वो। और वायर सर खोल लेते हैं इस बारी। वायर सर खोलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो लूप बैक वाला इंटरफेस है उसमें जाते हैं, क्योंकि हमने वही किया है, और यहाँ पे लिखते थे TCP.port, एक वो लगा लेते हैं यहाँ पे फिल्टर, क्योंकि अब मेरे को 90 पोर्ट पे जितने भी कनेक्शन आ रहे हैं, सोर्स जिसके अंदर, जिस सॉकेट एड्रेस के अंदर, जिस पे रिक्वेस्ट आ रही है वायर सर्क में, जिस सॉकेट एड्रेस के अंदर सोर्स पोर्ट 90 हो चाहे डेस्टिनेशन पोर्ट 90 हो, वहां पे आपको उसका आपको ट्रैफिक चाहिए ना, तो मैंने फिल्टर लगा दिया आपको यहाँ पे, इसको एंटर किया, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ इस पे ट्रैफिक आया नहीं है, अभी आएगा, रुको। मैंने लिसनिंग स्टेट में डाल दिया, उसका नेट कैट से कनेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हैंड शेकिंग हो गया इसका, ठीक है। क्लाइंट क्लाइंट हेलो, यहाँ पे सर्टिफिकेट का एक्सचेंज हुआ है ना, ये सारी चीजें हुई है, ये बोल रहा है कि क्लाइंट सेड हेलो, TLS 1.3 प्रोटोकॉल यूज हुई है यहाँ पे आपकी, वो सारी चीज, जितनी भी चीजें इसके अंदर यूज होती हैं आपकी, अ, ठीक है। और ओके, ठीक है, अब देखो, पता नहीं ये क्यों चीज अभी हुई है, शेयर हुई है, मालूम नहीं मेरे को, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे KING PING, क्या लिख रहा हूँ, KING PING, इसको रिसीव हो रहा है KING PING, इसको क्या रिसीव हो रहा है, KING PING, यहाँ से मैंने भेजा यहाँ पे, इसको रिसीव हो रहा है KING PING। बट अगर हम यहाँ पे देखें, देखो नीचे यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन डेटा के अंदर इनक्रिप्टेड डेटा, ये जा ये रहा है आपका, इस साइड से इस साइड ये जा रहा है आपका, इसको डिक्रिप्ट किस तरह से करोगे, आप नहीं कर पाओगे ना विदाउट प्राइवेट एसएसएच की, है ना। तो इस तरह से कुछ आपका SSL का एन्क्रिप्शन काम करता है सॉकेट लेवल पे। इसमें आप थ्रेडिंग लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो, मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ रिसीव करने के लिए बनाया, अब मैं यहाँ से सेंड भी करूंगा ना तो भी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, सेंड भी इसी इसी फाइल डिस्क्रिप्टर की मदद से करूंगा मैं, इसी सॉकेट डिस्क्रिप्टर की मदद से, CONN, क्योंकि CONN जो है यहाँ पे वो एस सॉक का यूज कर रहा है, एस सॉक, और एस सॉक जो है एक SL के मेथड का यूज कर रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रैप सॉकेट, और उसमें हमने ये सॉक दिया है हमारा सॉकेट, जो ऑब्जेक्ट है वो दिया है हम लोगों ने, कितना देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बोलने में, बट इतना है नहीं है, बस यहाँ से कॉपी करो, ये जो वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से उठाओ और अपनी तरह से चेंजेस करो जिस तरह से आपको कर। इसको याद रखना कि एक सर्टिफिकेट लेगा और यहाँ पे एक ये की लेगा, ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोगों के, ओके, इतना सभी के समझ में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो जॉर जॉर इनक्रिप्शन था ना, वो आप समझ सकते हो, अच्छी बात है समझने के लिए, बट जो SSL वाला है ना, ये रियल लाइफ सिनेरियो, आपका रियल लाइफ में आप इसी तरह से इंप्लीमेंट करते हो, कोई भी आप चैट सर्वर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो ना आप, अगर इनक्रिप्टेड नहीं है ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है आपके डेवलपमेंट करियर के लिए, है ना। और भी बहुत सारे एक सिर्फ एक तरीका नहीं है SSL आप यूज करोगे, और भी दुनिया भर के एल्गोरिदम है, वो सारे यूज कर सकते हो आप, बट करते नहीं हो ना आप ये यूज, आपको सबसे सबसे इजी वाला मेथड चाहिए होता है और सबसे सिक्योर चाहिए होता है, तो RSA आपके लिए बेस्ट है ना, आप RSA यूज करो, उसी से हो जाएगा सारा चीज, SSL RSA पे बेस्ट है ना। बाकी तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, मोहित नहीं बताएगा, नमन नहीं बताएगा, क्या हम लोग हैश फंक्शन के यूज कर सकते हैं इसमें इनक्रिप्शन के लिए? अजब, हाँ नहीं कर सकते, इसका रीजन कोई बताना चाहेगा? हाँ डिक्रिप्ट नहीं होगा, सही बात है ठीक है, मैं बस देख रहा था। अच्छा, तो हैश फंक्शन का साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप किस तरह से यूज करोगे? वन वर्ड का कोई आंसर देते तो अच्छा है, वैसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो।
एईएस मेरे को अच्छा लगता है। एईएस अच्छा है। इंटीग्रिटी, हाँ, सही, अजय ने सही बोला, कि इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग हैश फंक्शन यूज कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन, हाँ ये ऐसे भी, हाँ ये भी सही आंसर है, बट मैं इंटीग्रिटी सुनना चाह रहा था। क्या रहता है कि आप भेज कुछ रहे हो, आप भेज रहे हो कि आईएनजी पी आईएनजी, यहाँ से एक विंडो से दूसरी विंडो पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, और उसको रिसीव हो रहा है कुछ के आई एन जी पी ओ एन जी, बट मैंने पी आई एन जी भेजा है, उसको रिसीव हो रहा है पी ओ एन जी। कोई सेंस नहीं बना रहा ना, सेंस नहीं बना रहा, इसका मतलब ये है कि एल्ट्रेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है कहीं ना कहीं डेटा में। अब देखो, जब अगर आप एक नेटवर्क पे हो ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको आपके डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करा जा सके। ठीक है, मतलब कुछ सिनेरियोज में ऐसा पॉसिबल है कि आपके डेटा में ऐसा मॉडिफिकेशन एल्ट्रेशन हो जाए। तो उस दौरान आपको क्या चाहिए रहता है, इंटीग्रिटी चाहिए रहता है, कि हमारा जो जो भी डेटा उसने भेजा है सामने वाले सेंटर ने, रिसीवर को वही रिसीव हो और कुछ ना रिसीव हो, है कि नहीं। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, हैश फंक्शन का यूज करते हो। आपने देखा होगा कि चलो ठीक है, देख लो चलो थोड़ा सा और इस चीज के बारे में, कि जैसे मीडिया फाइल, ये तो शायद मेरे ख्याल से बैन होगा यहाँ पे, अच्छा है। तो मीडिया फाइल जैसे करके यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये लोग अच्छा मीडिया फाइल में नहीं है, तो कुछ ऐसे वो रहते हैं ना आपके फाइल होस्टिंग सर्विसेज, जो कि हैश वैल्यू भी प्रोवाइड करती है आपकी। ठीक है, हैश वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, जिससे आप मैच कर सको अपने सिस्टम पे लाने के बाद उसको, कि वो जो फाइल है उसका हैश वही आ रहा है कि कैलकुलेट करने के बाद। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर 1 बिट भी चेंज कर दिया ना, उसमें 0 का 1 भी कर दिया ना इस फाइल के अंदर उन्होंने, तो वो पूरा हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा इस फाइल का। तो वो हैश वैल्यू यहाँ पे ऐसे नीचे दे के रखते हैं यहाँ पे, कि जब आपके पास डाउनलोड हो जाए ना फाइल, तो डाउनलोड होने के बाद अपने सिस्टम पे चेक करो कि अल्ट्रा हैकर्स नाम का ये जो फाइल है, या इसका हैश वैल्यू SHA या फिर MD5 जो भी हैश वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो अच्छी बात है, फुल्ली इंटीग्रेटेड। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हो सकता है कि आपके डेटा में हो क्या सकता है, मतलब किया ही गया है, मॉडिफिकेशन हुई है, अल्टरेशन हुई है। ठीक है, इतनी चीज सबको समझ में आई, सभी को समझ में आई ना। ओके, अभी से, हाँ, मोस्ट मोस्ट आई सो मे बी, यस, हाँ 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 मैं, हाँ उसका भी एग्जांपल ले सकता था मैं, जैसे अब काली आप डाउनलोड करते हो ना, तो आप काली की वेबसाइट पे आप देखो कि हैश वैल्यू लिखी रहती है, इस काली की वेबसाइट पे शायद नहीं लिखी रहती है, पता नहीं, चलो जो भी, आप समझ गए ना आप लोग सब। तो वो इसलिए यूज होता है आपका। आप सुनो मेरी बात, टास्क, देखो मैं इसकी भी जबरदस्ती नहीं कर रहा आप लोगों से, क्योंकि मेरे को मालूम है काफी ज्यादा आपके पास प्रोजेक्ट्स भी पड़े करने के लिए, बट अगर आपको आप पे हो सके, नहीं तो बाद में कभी कर लेना इसको, ये जब खत्म हो जाए, मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप ये खत्म हो जाए ना आपका ये पूरा जो भी सिलेबस है, कोर्स है जो भी है, तब आप कर लेना। ठीक है, जरा रुको, मैं अपने फ्रेंड को रजिस्टर नंबर दे के आऊँ, जस्ट 2 मिनट लगी। ओके, ठीक है, तो टास्क के बारे में मैं बता रहा था, है ना। अगर ये कोर्स खत्म हो जाए ना आपका, तब भी आप इसको करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस कर लेना जो भी है। तो टास्क ये है कि अब आपको इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है, SSL भी इंप्लीमेंट करना है और इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है। अब जो और इंक्रिप्शन यूज करना है, आप क्या कौन सा इंक्रिप्शन चलेगा, SSL वाला, TLS वाला। ठीक है, अ, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, कि जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो ना, उसके साथ साथ आप एक हैश वैल्यू भी भेजोगे, और सामने वाला उस हैश वैल्यू, अच्छा मैं एक तरह दिखा देता हूँ आप लोगों को, हैश लिव फाइल, इसको आप करोगे इस चीज को, थोड़ा बहुत अपने आप से भी करना सीखो चीजों को। तो देखो, हैश लिव करके एक आपकी लाइब्रेरी है, इसको आप यूज करोगे टू कैलकुलेट अ हैश, है ना। और जो भी वहां पे वैल्यू रिसीव हो रही है आपको, आपके रिसीवर्स एंड पे, है ना,
वहां पे भी उसका कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि जो भेजी गई हैश वैल्यू उससे मैच कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं इसको ना आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वहां से देख लेना आप लोग इसको और इस फाइल को। एंड ये पता नहीं क्या है मेरे पास। अच्छा सॉरी, हाँ ये नमन आपने भेजा था कल, मैं भूल गया इसको देखना। चलो इसको देखूंगा। ओके। हाँ तो अभी चलो नेटवर्किंग का हो गया हो तो हम लोग बढ़ते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम लोग बढ़ते हैं फिर बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, उसका भी कर लेते हैं थोड़ा सा। किसका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से। टास्क भी मैं भेज दूंगा लिख करके, जब मन करे तब कर लेना आप लोगों ने ये टास्क तो। ठीक है चलो, तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं ना हम लोग। क्लोज कर दूं मैं। कल मैंने आपको गिदरा बता दिया था ना, देखो क्या रहता है अभी आपके जो सिस्टम चल रहा है ना आजकल, आजकल के जो सिस्टम चल रहा है हमारे पास, लिनक्स सिस्टम हो गया, विंडोज सिस्टम हो गया, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं ना, इनमें क्या दिक्कत है कि मतलब दिक्कत नहीं है ये तो प्रोटेक्शन है। पहले क्या दिक्कत हुआ करती थी ना, प्रोटेक्शन नहीं हुआ करता था किस पे, बाइनरी पे। प्रोटेक्शन किस पे नहीं हुआ करता था, बाइनरी पे पहले प्रोटेक्शन नहीं हुआ करता था। आजकल बहुत सारे प्रोटेक्शन चल रहे हैं। अगर मैं बफर ओवरफ्लो का ट्राई भी करूँ ना, जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी जस्ट अभी एक कोड बनाऊंगा, रुको। यहाँ पे मैं MPDIR बफ, और यहाँ पे लिखता हूँ nvim बफ डॉट सी, यहाँ पे लिखता हूँ void main, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि FNC, इसके अंदर आर्गुमेंट दे देता हूँ मैं कहाँ से उठाऊँ, इंट, इधर ही पे कर लेते हैं, इंट ARGC एंड देन CHAR character pointer ARGB and then this and then func ARGB 0। ठीक है, ये सबको मालूम रहना चाहिए, आर्गुमेंट लेने का तरीका है शायद इसके अंदर, शायद यही होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं ऊपर, एफ यू एन सी। और ये क्या ले रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है, एक कैरेक्टर एरे ले रहा है। ठीक है, उस कैरेक्टर एरे को ये क्या कर रहा है, स्टोर कर दे रहा है किसके अंदर, आपके बफर के अंदर। तो मैं यहाँ पे CHAR कैरेक्टर बफर एरे एक और बना लेता हूँ यहाँ पे BUFF करके, और इसको साइन कर देता हूँ मैं, सॉरी इस पॉइंटर नहीं लगेगा यहाँ पे, मैं इसको साइन कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ चलो। ठीक है, 16 मैंने इसको असाइन कर दिया। और मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि जो BUFF है ना, STRCPY, और यहाँ पे जो BUFF है मैं ARR से भर दे रहा हूँ, या फिर उल्टा करना पड़ेगा शायद मेरे को, देख लेते हैं एक बार ना। STRCPY, ओके, डेस्टिनेशन आएगा पहले, उसका सोर्स आएगा, पहले डेस्टिनेशन आएगा, हाँ ठीक है, उसका सोर्स आएगा। इसमें क्या दिक्कत है और इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा हाँ इसमें तो मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ओके। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे दिखाता है बस वॉइड की, क्योंकि जो मेन है वो वॉइड नहीं रहना चाहिए, रह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे जो इसने बताया मेरे को, ये इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, हैश टैग देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ GCC बफ डॉट सी हाइफन ओ डॉट स्लैश बफ डॉट डॉट स्लैश बफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि बफ सी जो होगा आपका सोर्स कोड, वो इसके अंदर कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल के बाद एलएस करते हैं, यहाँ पे बफ आ गया है, अब मैं करता हूँ डॉट स्लैश बफ, और यहाँ पे लिखता हूँ कि ING PING। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा इसमें थोड़ा सा वो कैरेक्टर्स भी डाल देता हूँ मैं प्रिंट करने के लिए ना, प्रिंट F, यहाँ पे लिखता हूँ S स्ट्रिंग न्यू लाइन एंड देन बफ। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि बताएगा कि बफ के अंदर कौन सी स्ट्रिंग है ना।
तो कंपाइल कर लूँ मैं। ठीक है, तो इसने बता दिया मेरे पास कि स्ट्रिंग डॉट स्लैश बफर कि वेट अ मिनट। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी, मेरे को यहाँ पे जीरो की जगह वन करना चाहिए, बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो से चालू होते हैं और जीरो के अंदर वो आर्ग्यूमेंट रहता है जो फाइल नेम रहता है आपका जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर यहाँ पे वन लिखोगे तो वेल कंपाइल। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर ही लेते हैं, नहीं तो वार्निंग देता रहेगा वो। हाँ क्या दिक्कत है? सॉरी, डेस्टिनेशन बाद में दिख देना चाहिए मेरे को। नहीं नहीं, सोर्स इसको क्या दिक्कत है, रुको देखते हैं। अच्छा के एन जी ठीक है। हाँ तो मैंने उस पर मेंशन नहीं लगाया, यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देता मैं यहाँ पे कि जब नहीं है तो क्या करें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि डॉट स्लैश बफ पी एन जी में जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को बता रहा है कि स्ट्रिंग ये दी हुई है आपने। बट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है strcpy, जो कि मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा खराब फंक्शन है, बफर ओवरफ्लो होता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है बीवेयर ऑफ बफर ओवररन्स, सी दी बग सेक्शन, है ना। इस सेक्शन को अगर हम देखें यहाँ पे बग्स वाले को, इफ द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग ऑफ strcpy इज नॉट लार्ज इनफ देन द एनीथिंग माइट हैपन ओवरफ्लो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग बफर्स इज अ फेवरेट क्रैकर टेक्निक। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बफर ओवरफ्लो हो सकता है, हम यहाँ पे बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन का यूज कर सकते हैं ऐसे अटैक्स का। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, कितने हमारे पास उसका था, लेंथ का 16 का था ना, तो 16 से ज्यादा हाइफन थ्री हाइफन सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए इंटू 20 कर देता हूँ, 16 से ऊपर 20 ना आपका, 20 कर दिया मैंने। अच्छा 20 छोड़ो, 16 ही कर देते हैं इसको, और 16 करने के बाद हम बी भी देंगे। ऐसे मेरा एक टूल है इसके लिए शायद FLOKI, अगर इंस्टॉल तो अच्छा नहीं है, चलो छोड़ो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए देता हूँ 16 टाइम्स ए, देन बी एंड देन सी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्या बोल रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, अच्छी बात है। उसका डी, अगर मैं इसको जीडीके से एनालाइज करूँ ना इसको डॉट स्लैश, हाँ चलो, तो उसी से कर लेते जेफ से, जेफ एक्सटेंस का यूज करके, और ए बहुत सारे ए दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अ, अच्छा चलो, ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग इसको, ऐसे आर्गुमेंट नहीं सप्लाई कर पाएंगे। इसको हटाते हैं, ऐसे लिखते जीडीबी डॉट से फाइल करेंगे, उसको लिखते सेट ARGS, और उसका जो भी आर्गुमेंट अपने को देना है फाइल रन करते टाइम पे, तो सेट ARGS उसके बाद आर्गुमेंट्स। उसके बाद हम लोग इनको फंक्शंस देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन फंक्शन है और एक फंक्शन नाम का फंक्शन है, देख सकते हैं डिसअसेंबल फंक। ठीक है, यहाँ पे देखो strcpy फंक्शन का यूज हो रहा है ना, strcpy फंक्शन यूज हो रहा है, RDI एज आर्गुमेंट जाएगा और RX से लेगा, ये जो आर्गुमेंट है ना एड्रेस लेगा, बेसिकली एड्रेस जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी RSI के अंदर भी एक एड्रेस जाएगा, ठीक है, जहाँ पे स्टोर करना रहेगा वो सारी चीजें इसके अंदर। बट जब इसको हम रन करेंगे, तो देखो रन मैंने किया, तो ना कि सिग SEP सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ सेल को डाल देता हूँ ना, तो रुको जरा, मेरे को जरा देख दो इसमें स्टैक प्रोटेक्शन है कि नहीं है। कैनरी, अच्छा इसमें बाय डिफॉल्ट कैनरी फंक्शन कैसे हट गया, मैं दिखाना चाह रहा था आपको। देखो क्या रहता है, जो हमने कल बाइनरी देखी थी ना, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जल्दी से, ये समझ में आ जाएगा आप सबके। तो वापस से कंपाइल करते हैं हम लोग एक बारी, बट इस टाइम हम यूज करेंगे इस फ्लैग का।
कौन सा फ्लैग है वो, ये फ्लैग एफ स्टैक प्रोटेक्टर, इसका यूज करेंगे। और उसके बाद जरा मैं मैं बता दूंगा इसका क्या काम है, इसका कमांड का, बट अभी नहीं। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ इस तरह से, तो ये क्या बोल रहा है कि स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड टर्मिनेटेड। पहले क्या बोल रहा था, सेगमेंटेशन फॉल्ट, हालांकि वो भी आ सकता है कभी बार, बट अगर ये बोल रहा है ना आपका स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड, इसका मतलब ये है कि आप जब बफर ओवरफ्लो कर रहे हो तो बाइनरी के पास कुछ ऐसे ऐसा प्रिवेंशन है उसको प्रिवेंट करने का, वो जो बफर ओवरफ्लो है, कि ना आप कभी कर ही नहीं पाओगे, बफर ओवरफ्लो अटैक कभी कर ही नहीं पाओगे आप, चाहे वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे कोई वनरेबल फंक्शन यूज किया गया है, वहां पे गेट्स यूज किया गया है, बहुत वनरेबल फंक्शन है वो यूज किया गया है, एसटीआरसीपी यूज किया, बट आप कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस बाइनरी के अंदर प्रोटेक्शन है आपकी, जैसे ये है स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड, सॉरी स्टैक कैनरी, यहाँ पे इस प्रोटेक्शन को बोलते हैं कैनरी, स्टैक कैनरी। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका कि जब एंड होने पे आता है ना कोई फंक्शन, मैं दिखा देता हूँ, अब जीडीबी से दिखाता हूँ, आपके समझ, अभी आपको समझ में आएगा। इन्फो फंक्शंस असेंबल फंक, तो जब ये डिसअसेंबल फंक मैंने किया है, ये जो फंक्शन है, अच्छा इसका नाम मेरे को कुछ और देना चाहिए था, ये थोड़ा सा अजीब आ रहा है बोलने में। तो ये जो फंक फंक्शन है, ये जब आपका एग्जिट करेगा, एग्जिट करने के बाद वापस से मेन फंक्शन पे तो आएगा ये, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी सोर्स कोड भी इसका साइड में। अ, तो जब एग्जिट कर जाएगा ये फंक्शन यहाँ पे, तो वापस से मेन फंक्शन में आएगा, फिर मेन फंक्शन एग्जिट करेगा। तो इस तरह से कुछ काम करता है, आपके काम करते हैं आपके बाइनरी। ठीक है, जब ये एग्जिट करेगा और यहाँ पे इस जगह पे, उससे पहले एक चीज चेक होगी जिसको बोलते हैं स्टैक कैनरी। स्टैक कैनरी आपका स्टैक में रखा रहेगा। ठीक है, और बफर ओवरफ्लो में हम लोग क्या अटैक, किस पे अटैक करते हैं, स्टैक पे, यानी मेमोरी पे अटैक करते हैं। अगर स्टैक कैनरी चेंज हुई आपकी, अगर स्टैक कैनरी चेंज हुई आपकी ड्यूरिंग द बफर ओवरफ्लो अटैक, है ना, यहाँ पे मैच करता है वो, इसको चेक करने के लिए कि स्टैक कैनरी वही है कि नहीं है। आप अगर चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप क्या कर दोगे, ओवरराइट कर दोगे। आप बफर समझने की कोशिश करो मेरी बात को, आप बफर ओवरफ्लो अटैक के अंदर क्या करते हो, ओवरराइट करते हो ना मेमोरी एड्रेसेस को, बहुत मेमोरी 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 को, मेमोरी की जो डेटा है उसको। तो उस मेमोरी की जो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है ना, वहाँ पे एक स्टैक कैनरी भी रखी हुई है, वो कोई ना हेक्स वैल्यू रहती है, कोई इंटीजर वैल्यू रहती है कोई। ठीक है, कोई भी रैंडम जनरेट होती है वो यहाँ से, इस इंस्ट्रक्शन से, ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, इस इंस्ट्रक्शन से वो रैंडम जनरेट होती है और उसके बाद सेव हो जाती है इस इंस्ट्रक्शन की मदद से, जो मूव वाला इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसकी मदद से सेव हो जाएगी इस एड्रेस पे, आरबीपी बेस पॉइंटर के माइनस x8 ऑफसेट में। सेव होने के बाद ये जो लास्ट में इसको चेक किया जाएगा, चेक करने पे अगर ये वैल्यू चेंज मिलती है, इसको कोई और दूसरी वैल्यू मिलती है, तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे बफर ओवरफ्लो अटैक करने की कोई कोशिश कर रहा है बाइनरी पे। ठीक है, तो आपका बाइनरी खुद प्रिवेंट कर देता है उसको। ऐसा सिर्फ एक आपका प्रिवेंशन नहीं है, ऐसे बहुत सारी प्रिवेंशन है आजकल बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो मैं जैसे और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, अब देखो डरना मत कोई भी, जो क्योंकि हम लोग बहुत अब अंदर जाने वाले इसके। देखो यहाँ पे मैं ये जो एड्रेस है इसका, इसको मैं कॉपी, चलो अभी नहीं करता हूँ बिकॉज इसका भी एक प्रोटेक्शन रहता है, ये भी चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट मैंने किया, जेएफ इंस्टॉल करना मैं बता दूंगा आपको, ज्यादा बड़ी चीज नहीं, वैसे मैंने बता चुका हूँ शायद जेएफ इंस्टॉल करना आप लोगों को। हाँ, तो ठीक है, स्टार्ट मैंने कर दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिस असेंबल, यहाँ पे वापस से फंक लिखता हूँ। ठीक है? उसके बाद इस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला जो एड्रेस है, इसकी मदद से क्या रह रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका जो स्टैक कैनरी है ना, वो स्टैक के अंदर जाएगी इन दो इंस्ट्रक्शन की मदद से। तो जरा देखते हैं। अच्छा, मेरे को कैसे मालूम चला कि ये दो इंस्ट्रक्शन की मदद से जा रही है कि स्टैक कैनरी स्टैक के अंदर, यानी मेमोरी के अंदर, है कि नहीं? ये चीज आती है एक्सपीरियंस की मदद से। और ये चीज ना, एक एक जब आप एक एक इंस्ट्रक्शन खोल करके देखोगे ना कि उस मेमोरी एड्रेस पे हो क्या रहा है, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट सेट कर लेता हूँ, ब्रेक स्टार एंड देन दिस, ब्रेक पॉइंट सेट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, सी ओ एंड कंटिन्यू, ऐसे सी जो भी है,
CONTINU, या फिर मैं डायरेक्ट सी भी लिख, जस्ट सी भी लिख सकता हूँ मैं, कंटिन्यू। सी मैंने लिखा है यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन पे आके रुक गया मेरा ये, ठीक है। और अब देखो आर एक्स, इस टाइम पे आर एक्स के अंदर क्या है देख लेते हैं, क्योंकि देखो आर एक्स के अंदर जा रही है ना वैल्यू, जो भी जा रही है कीवर्ड की, तो अभी जाएगी, अभी जाने वाली है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जाएगी, अभी 0 0 है, ठीक है। तो मैं करता हूँ NI, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किया हमने, आर एक्स के अंदर वैल्यू चली जानी चाहिए, तो आर एक्स के अंदर वैल्यू देखते हैं, देखो ये वैल्यू है, ये आपकी स्टैक, ये आपकी रैंडम जनरेटेड स्टैक कैनरी है आपकी, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ, अभी बस दिमाग में रखो इस चीज को, बहुत बड़ी चीज है ये, करने में बहुत बड़ी चीज है, सुनने में तो नहीं है, कि इसको भी ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। बट आप 64 बिट की जो स्टैक कैनरी है, क्योंकि देखो ये 64 बिट का बाइनरी ना हमारा, तो जनरेट कितने बिट का होगा स्टैक कैनरी, 64 बिट का जनरेट रहेगा, है ना। अगर ये 32 बिट का रहता तो उसको ब्रूट फोर्स करना रहता इजी, ठीक है। इतना भी इजी नहीं रहता उसको भी, बट करना रहता उसको इजी। बट अगर आप इसकी बात कर रहे हो ना, इस कैनरी की, इस 64 बिट वाली कैनरी की, तो आप नहीं कर पाओगे उसको ब्रूट फोर्स, है ना। बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कर तो लोगे पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और बहुत गैस भी करना पड़ जाएगा आपको चीजों को। और एक और आपको खासियत बताऊं मैं, कि जो स्टैक कैनरी रहेगी ना, उसमें जो लास्ट वाली जो बिट रहे, ये जो बाइट रहेगा ना, लास्ट बाइट 0 0 आ रहा है, ये हमेशा 0 0 ही आएगा। पता नहीं उन्होंने, जो डेवलपर्स ने, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया इसको, डेवलपर्स या जो भी बोलेंगे उनको, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया इसको, पर ऐसे 0 0 रहता है, बस रहता है तो रहता है, उन्होंने बना दिया तो बना दिया, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बाकी सारे रैंडम रहते हैं, जो भी डिजिट्स रहते हैं ना, आप अपने सिस्टम पे रन करोगे तो अलग रहेगा। बट हमेशा याद रखना, फ्लैग कौन सा दिया था हम लोगों ने, एफ स्टैक, ये जो भी था, एफ स्टैक प्रोटेक्टर, एफ स्टैक प्रोटेक्टर, ठीक है। ये फ्लैग आपको देना है यहाँ पे। अभी आर एक्स के अंदर वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो आर एक्स के साथ क्या कर रहे हैं, ये जो आर एक्स की वैल्यू है, ये जो आर एक्स के अंदर जो वैल्यू है, उसको कहाँ स्टोर कर दे रहा है, मैंने बताया था। देखो इसका क्या मतलब रहता है, अगर इस साइड पे आ रहा है तो ये ब्रैकेट्स, इस जगह पे स्टोर करना। आरबीपी में जो भी वैल्यू, आरबीपी की वैल्यू देख लेते हैं। आरबीपी के अंदर एक एड्रेस की वैल्यू होगी, जो कि है, ये देखो आरबीपी के अंदर एक एड्रेस की वैल्यू है, -08, -हेक्स 8, है ना। इस एड्रेस में से -हेक्स 8 एड्रेस पे, ये एड्रेस कहाँ है आपका, यहाँ पे, ये एड्रेस आपका यहाँ पे 40, यहाँ पे, तो इसमें -8 करेंगे तो 38 पे आपको सेव हो जाना चाहिए। यही है ना, हाँ यही है। तो ये आरबीपी की वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बता भी रहा है कि आरबीपी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है आपका, ये बेस पॉइंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस बेस पॉइंटर से -8 कितना हो रहेगा इसमें, इतना नहीं, इतना नहीं रहेगा, 38 क्यों रहेगा, 40, ओके। क्या होगा मेरा, जितना भी रहेगा, ठीक है। तो इसके आसपास वो स्टोर करेगा, मैं दिखा देता हूँ, अभी रुक जाओ आपको। इसको बस इसको कॉपी कर लो, इस एड्रेस को, बाकी सब निकल जाएगा आपका, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, ऐसा है, या फिर एन है, लिखे हम लोग। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद देखो इस जगह पे, हाँ सही तो था मैं, ठीक है। तो इस जगह पे आपकी मेमोरी आ जाएगी आपकी, जो सॉरी स्टैक कैनरी आ जाएगी आपकी। अब इस जगह से ये देखो, ये जो एड्रेस है ना, इस जगह से चेक होगी कहाँ पे, लास्ट में, डिसअसेंबल ट्रंक, यहाँ पे लास्ट में, इससे चेक होगा ये, इस जगह पे जब कॉल हो रहा है ना, ये क्या करेगा, ये कॉल क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि स्टैक के अंदर जो ये जो ओवरराइट की गई है वैल्यू, जो वैल्यू है यहाँ पे, वेट कहाँ गया, हाँ ये जो वैल्यू है ये चेंज तो नहीं हो गई। अब चेंज हो कैसे जाएगी वो देखो जरा। जब मैंने आर्गुमेंट सप्लाई कर दिया ना वहाँ पे शायद बाइनरी के अंदर, तो यहाँ पे ए बी 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 सी 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 रन कर जाएगा। जब कब रन करेगा, जब आपका ये एस टी आर सी पी वाई यहाँ पे रन करेगा। जब अभी यहाँ तक आया नहीं है ये, अभी जो एरो है, यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं, अभी तो जोर वाले पे है। अभी जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तभी ओवर राइट हो जाएगी। देखो वैल्यू मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ब्रेक, और फिर वापस से कंटिन्यू कर देते हैं, कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। बट ना यहाँ पे एक बार जरा देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू जाएगी कि नहीं जाएगी। मैंने सेट किया नहीं किया है, ओके शायद नहीं किया है, पर चलो एक काम करते हैं इसको, अच्छा नहीं किया है, चलो कोई नहीं, अ, वापस रन करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको क्विट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेट के आर की, तो
ये आर्क्स मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं करता हूँ स्टार्ट कर देता हूँ इसको। उसके बाद स्टैक कैनरी तो आपको मालूम चली गया था किस एड्रेस पे। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस असेंबल फंक कर लेते हैं FUNC, और यहाँ पे जाने के बाद इस एड्रेस को देख लेते हैं। ठीक है, एक जगह पे, और इसको करते थे कंटिन्यू, और एक और जगह ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, STRCPY, क्योंकि मेमोरी ओवर राइट करेगा इस जगह पे। और यहाँ पे इस जगह पे इस मेमोरी को मैंने, ठीक है, ये इस पे ब्रेक पॉइंट मैंने लगा लिया। और मैं कंटिन्यू करता हूँ सीधा आने के बाद। कंटिन्यू मैंने किया, देखो अब यहाँ पे इसको एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में दे दूंगा। देखो आरबीपी यहाँ पे है ना, आरबीपी इस जगह पे, तो जो -8 रहेगा वो यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे NI, और NI करने के बाद देखो यहाँ पे वापस से 0 0 वाला वैल्यू आ गया ना, इसका मतलब स्टैक कैनरी है। और इस एड्रेस को हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे। इस एड्रेस को मैंने पकड़ लिया। एड्रेस के, ठीक है, वैसे एक बात बताऊँ, ये ऑफसेट में लिखी हुई है वैल्यू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ऊपर ऊपर वाले ऑफसेट से कैलकुलेट हो रहा होगा ये। ठीक है, तो इस एड्रेस को मैंने पकड़ लिया, और स्टैक कैनरी इस एड्रेस पे रखी है। अब देखो मैं यहाँ पे वापस से कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो इस टाइम पे STRCPY क्या कर रहा है, इसको इस मेमोरी एड्रेस के अंदर फिल करना चालू करेगा। इस मेमोरी एड्रेस के अंदर, ये देखना, ये मेमोरी एड्रेस के अंदर, ये मेमोरी एड्रेस है हमारा, ये सॉरी, ये मेमोरी एड्रेस है हमारा जहां से लेना है उसको डेटा। जो कि डेटा हमारा AAA BB BB CCC है ना, ये वाला जो डेटा है, इसको कहाँ फिल करेगा वो, इस एड्रेस पे। अब जरा देखो गौर से कि ये जो एड्रेस है F0 वाला, ये कहाँ है आपका, आरबीपी से कहाँ है, आरबीपी से, आरबीपी से ये इतना ऊपर है, इतना माइनस में, कितना माइनस में, इतना माइनस में। और ये फिल होते 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 इसको भी चेंज कर देगा आपके, ये जो स्टैक कैनरी है। और जब ये चेंज हो जाएगी ना आपकी, मैं दिखाता हूँ आपको तो किस तरह से चेंज होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ NI। अच्छा, अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना SI, स्टेप इंस्ट्रक्शन अगर आप करते हो ना, एक स्टेप करते हो, तो आपका इसके अंदर चला जाएगा वो, मतलब STRCPY की डेफिनेशन के अंदर चला जाएगा वो। अब STRCPY किस तरह से काम कर रहा है वो अगर आपको चेक करना हो तो वो नहीं करता। ठीक है, GLT GOT और PLT टेबल के अंदर चला जाएगा। बट जब आपको ये काम नहीं करना है, तो आप क्या करोगे कि आप सीधा एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे मूव करना चाहोगे, कि कॉल के बाद जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, अभी तो कॉल के अंदर चला जाएगा, इस ये जो फंक्शन है ना इसके अंदर चला जाएगा अगर मैं ऐसा ही दबा दूं तो। बट मेरे को इससे बस इसको एग्जीक्यूट कर दो, मैं ये चाह रहा हूँ, तो मैं करूंगा NI मैंने किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गए, LEARAX है ना, इस पे आ गए। और देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी, जो यहाँ पे वैल्यू हुआ करती थी, इसी जगह पे तो थी पहले वो वैल्यू, मैं दिखाया था। देखो इस एड्रेस को ध्यान रखना, 0 8 आ रहा है लास्ट में। ऊपर देखते हैं जरा जा करके, 0 8 यहाँ पे आ रहा है, और देखो यहाँ पे स्टैक कैनरी थी। और यहाँ पे, यहाँ से स्टोर करना है, इसने चालू किया इस जगह से, ऐसे ऐसे फिल किया फिल किया फिल किया, और यहाँ तक आ गया है, ये पूरा भर दिया इसका। जब ये चेंज हो जाएगी तो फिर आपकी स्टैक कैनरी बदल चुकी है। अब स्टैक कैनरी बदल गई तो अब जो चेक होएगा आपका, जो आपका चेक होगा, मैं दिखा देता हूँ। जो आपका ये चेक होगा ना यहाँ पे, ये फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, और फेल हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका बफर ओवरफ्लो अटैक हो रहा है वहां पे, तो उसको उसने प्रिवेंट कर दिया। सिंपल। आई चीज समझ में, मतलब शायद मेरे को मालूम नहीं आई होगी, पर फिर भी कुछ कुछ तो आया होगा कि किस तरह से काम करता है स्टैक कैनरी। ओके ना, बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं, आपको तो ये पूछे मत, बहुत टाइम देना पड़ेगा इसके लिए आपको, तब जाके समझ में आएगा। और जब तक अपने से बाइनरी एक्सप्लोइटेशन ऐसी चीज है, जब तक आप उसको खुद बाइनरी बना करके खुद एक्सप्लोइट नहीं करोगे ना, तब तक तो नहीं आएगा आपको कभी भी समझ में। मजेदार बात यही है कि आजकल के सिस्टम्स में होती है ये चीज। बट सुनो मेरी बात, ऐसे छोटी छोटी वैल्यू छोटी छोटी चेक्स जो होते हैं ना, वो सिस्टम को बहुत स्लो कर देते हैं। मतलब
हमारे सिस्टम को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बट कैसे बताऊं आप लोगों को, जैसे गेम्स होते हैं ना, गेम्स आपके, उस गेम्स के अंदर हर एक फंक्शन के अंदर मान के चलो कोई उसने सी सी शार्प के अंदर स्क्रिप्टिंग चल रही है और हर एक फंक्शन के अंदर उसने ऐसा कोई चेक लगाया हुआ है, तो फिर तो बहुत स्लो हो जाएगा गेम आपका, मतलब बहुत लिटरली बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अच्छा, हर एक बाइट को ब्रूट फोर्स करने का मतलब समझ रहे हो ना आप? हर एक बाइट को 64 बिट्स को ब्रूट फोर्स करना, समझ रहे हो? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब पॉसिबल है बट फैक्टोरियल करके देख लो कितना रहेगा, है ना? तो गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर गेम्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, हर एक चीज में वो चेक कर रहा है, हर एक चीज में एक चेक लग रहा है, स्टैक ऐसा, स्टैक बाइनरी वाला चेक लग रहा है, कैनरी वाला चेक लग रहा है, तो इतना स्लो हो जाएगा ना गेम आपका, तो इसलिए पता क्या होता है, वो लगाते ही नहीं है ऐसे चेक्स को। और रियल लाइफ सिनेरियो है, मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारी टूल्स ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर यूज ही नहीं करते वो, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी ना, टूल्स की और उसकी जितनी भी चीजें हैं उनकी, गेम्स की, तो वो लोग यूज ही नहीं करते हैं। तो हालांकि आजकल के सिस्टम्स में है ऐसी इम्प्लीमेंटेशन, बट वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनकी दिक्कत है वो, तो हम लोग उसको अभी भी एक्सप्लोइट कर पाएंगे, समझ रहे हो? और मजेदार बात और तब ज्यादा हो जाती है, तब आपका जो सिस्टम है 32 बिट का है, तो उसमें ब्रूट फोर्सिंग बहुत ईजी है 64 बिट से, है ना? तो वो आप इसलिए आप यूज करते हो स्टैक कैनरी को, और इसलिए आप यूज नहीं करते हो क्योंकि आपका स्लो ना हो जाए सिस्टम। रिवर्स तो कर सकते हैं ना, रिवर्स मतलब हाँ। अच्छा, पता है क्या, रिवर्स आप कर लोगे, रिवर्स आप कर लोगे, आप स्टैक कैनरी को हटा सकते हो रिवर्स करने के बाद। हाँ, ये चीज आपने सही बोला है, बट ना चलो ठीक है, हाँ कर लेना। इसकी जगह पता क्या करोगे आप लोग, इसकी जगह जिसने भी रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ी सी करिए, इसकी जगह जस्ट आप क्या करोगे, नो पे इंस्ट्रक्शन डाल दोगे, ठीक है? 89 से 94 आ रहे हैं ना, तो कितने हो गए आपके, 5 हो गए ना, 5 बाइट्स हो गए ना आपके, तो 5 बाइट्स को आप 5 बाइट्स ऑफ नो इंस्ट्रक्शंस डाल दोगे, हेक्स 90, हेक्स 90 ये डाल दोगे आप, उसी से काम हो जाएगा आप लोगों का। ये काम कर सकते हो आप, बट हर एक अपडेट में अगर कोई ऐसा बाइनरी प्रोवाइड कर रहा है, स्टैक चेक और ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कितनी बारी करोगे? चल ठीक है, ये भी एक तरीका है। और कुछ ना ऐसी चीजें भी होती है, मतलब ये भी सिंपल है बहुत ज्यादा अभी के लिए, तो ये भी सिंपल है, मतलब आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, बट ये सिंपल है। आप ऐसी भी चीज होती है जिसमें ना आपका जो बाइनरी का फॉर्म रहता है ना, उसको आप डिबग भी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म, कुछ बोलते हैं ऑफ बाइनरी, पता नहीं कुछ तो ऐसा बोलते हैं उसको। उसमें क्या रहता है, बिट को फ्लिप किया जाता है, बिट फ्लिपिंग बोलते हैं उसको शायद। उसमें आप बाइनरी को डिबग नहीं कर पाओगे जीडीपी के थ्रू, रेड आर टू के थ्रू, है ना? तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, जो आप डिबग नहीं कर पाओगे, खोल ही नहीं पाओगे किसी ओली डिबगर से या फिर जिस भी आइडा प्लेटफॉर्म से। तो वैसे ये वाली जो टेक्निक है ना, ये एक किसी टूल को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, जैसे मान के चलो आपने आइडा टू लगा दिया, आईडीए लगा दिया, है ना, आईडीए। अब आप चाहते हो कि वो जो बाइनरी है वो आईडीए से नहीं खुले, सिर्फ गिदरा गिदरा से खुले, या फिर किसी और से खुले ना खुले, उससे मतलब नहीं अपने को, हम अपने को ये मतलब कि इस टूल से ना खुले बस। वो टूल तो अपने दिमाग में रहता है, और उस हिसाब से ना हम लोग क्या करते हैं, बिट फ्लिपिंग करते हैं, उसमें बिट वन की जीरो, जीरो को वन करके ऐसे करके देखते हैं हम लोग। बट बाइनरी पे असर नहीं पड़ना चाहिए कोई भी, ठीक है? वो चीज हम करके देखते हैं, तो वो काम करता है, जिससे वो उस स्पेसिफिक टूल से या सॉफ्टवेयर से नहीं खुलता है, ठीक है? एक छोटा सा और सुन लो, अगर थोड़ा सा टाइम होता है आप लोग, आपका सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, मैं शाम को क्लास में आ रहा हूँ, तो इसलिए सुन लो प्लीज। तो एक तो ना एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन और है, वैसे तो बहुत सारे हैं, उन सारे इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए कौन कौन से हैं, सी एच ई सी के, एस ई सी आप लिखोगे ना जीडीबी के अंदर, ठीक है? इसको लिखने के बाद सी एच ई सी के एस ई सी लिखने के बाद यहाँ पे देखो सारी चीजें दिखाएगा आपको, ठीक है? ये बता रहा है कि कैनरी, मतलब स्टैक कैनरी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या ये है, एग्जिस्ट कर रही है इसके बाइनरी के अंदर? हाँ, एग्जिस्ट कर रही है। एनएक्स, एनएक्स रहता है, अच्छा ना, एनएक्स का मतलब कोई बताएगा मेरे को? शायद मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को मालूम नहीं मेरे को, बट बता सकता है तो बताओ, एनएक्स का क्या मतलब रहता है? बहुत सेंस बनाने वाली चीज है ये, एनएक्स, मतलब होना भी क्यों चाहिए, ऐसा कुछ है इसका आंसर, बता सकता है कोई? देखो, क्या आप चाहोगे कि आपका
कोई मेमोरी का ऐसा सेगमेंट हो, सॉरी बाइनरी का ऐसा सेगमेंट हो जिसके अंदर से हम डेटा सिर्फ रीड कर रहे हैं, सिर्फ हमको रीड करना है वहां से डेटा, जैसे कि स्टैक एंड हीप। अपने को वहां से रीड तो करना रहता है और राइट करना रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करें, राइट कर लेंगे, रीड कर लेंगे, बट क्या अपने को एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत पड़ेगी उसको, हीप सेगमेंट को या फिर स्टैक सेगमेंट को? मेमोरी जो सेगमेंट है जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं डेटा वेरिएबल्स को, वहां पे क्या अपने को कभी एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी उस मेमोरी एड्रेस को, उस सेगमेंट को? नहीं कर पड़ेगी ना। अपने को तो बस रीड कर सकते हैं वहां पे, राइट कर सकते हैं, यही जरूरत पड़ेगी अपने को, बट मैं एग्जीक्यूट क्यों करूंगा वहां पे? तो ये चीज पता नहीं उन गधों ने पहले क्यों नहीं सोची। उसके बाद उन्होंने इंप्लीमेंट किया एनएक्स का, कि जो एक पॉलिसी का, इस पॉलिसी का काम ये रहेगा कि कुछ सेगमेंट ऐसे रहेंगे जिसपे अगर एनएक्स बिट इनेबल्ड है, इस पे एनएक्स बिट अगर इनेबल्ड है, तो वो आपका एग्जीक्यूटेबल नहीं रह जाएगा। आपका सेगमेंट जो रहेगा, कौन सा एग्जीक्यूटेबल, कौन सा रह जाएगा? सिर्फ डॉट टीएक्सटी वाला जो रहता है ना आपका, जिसके अंदर मेन कोड रहता है, वो रह जाएगा आपका नो एग्जीक्यूट। हाँ, ठीक है। वैसे मैं सेगमेंट्स के दौरान मैं आपको बता चुका था, रीड ओनली, नो एग्जीक्यूटिव मालूम नहीं मेरे को, चलो कोई बात नहीं, दोबारा सुनते अच्छी बात है। ठीक है, तो ये उस काम में आता है। पाई, अच्छा पाई क्या चीज होती है? वैसे इसका नाम अब कुछ बताता नहीं है कि पाई क्या चीज होगी, ये पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या रहता है कि ये देखो, ये 5555 कैसे आ गया एड्रेसेस में? मैं जरा क्यों क्विट करता हूँ यहाँ से, क्विट करता हूँ, वापस जीडीबी खोलता हूँ, अब यहाँ पे इन्फो फंक्शंस करता हूँ। फंक्शंस के एड्रेसेस में 000 है शुरुआत में, और यहाँ पे 1000 से चालू हो रहा है इनिट फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन 11 B9 पे। बट फिर वो ऊपर 555 कैसे आ गया? तो मैं जरा इसको स्टार्ट करता हूँ वापस से इन्फो फंक्शन करता हूँ, या तो ज्यादा आएंगे। हाँ, ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो रुको, मैं एक काम करता हूँ, एक एक पर्टिकुलर फंक्शन को देख लेते हैं ना इस बारी। मैं करता हूँ यहाँ पे डिसअसेंबल मेन कर लेता हूँ, है ना, मेन फंक्शन का ये है एड्रेस, है ना, याद रखना। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं वापस से डिसअसेंबल मेन करता हूँ। फाइव 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 कैसे आ गया स्टार्ट करने के बाद? इस बाइनरी को एग्जीक्यूट करते टाइम पे ये कैसे आ गया आपका 555? ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसको बोलते हैं ASLR, एड्रेस, ए एस एड्रेस रैंडम, को जो भी है वो, मतलब एड्रेस को रैंडम कर देना, जिससे ना थोड़ा सा अटैकर को दिक्कत हो अपना बफर ओवरफ्लो अटैक परफॉर्म करने में। क्या रहेगा, आप कहीं पे अपना डेटा स्टोर कर पाओगे और आपको मालूम भी रहेगा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो ये चीज हम क्यों क्यों पता बताएं उसको, अटैकर को, कि तूने अपना डेटा कहाँ स्टोर किया है? अटैकर को हम ऐसा क्यों बताएं कि तूने अपना डेटा वहां कहाँ स्टोर किया है? ऐसा क्यों हम पता लगने दें उसको? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एड्रेसेस को रैंडमाइज कर देते हैं। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी रहती है, दो लिनक्स के अंदर बता रहा हूँ, विंडोज के अंदर मेरे को नहीं मालूम है, देख लेना विंडोज के अंदर, मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं विंडोज में। ये जो सिक्योरिटी रहती है आपकी ASLR, ये 2 लेवल पे इंप्लीमेंट होती है आपकी। गौर से सुनना बात को, बहुत अच्छी चीज है। 2 लेवल पे इंप्लीमेंट होती है, एक तो बाइनरी लेवल पे, ठीक है, एक तो बाइनरी के अंदर खुद के अंदर रहता है कि यार मैं खुद से ही कर दूं रैंडमाइज। एक रहता है सिस्टम लेवल पे। अगर मैंने सिस्टम लेवल वाला बंद कर दिया ना, यहाँ पे एको सिस्टम लेवल वाला किस किस तरह से बंद करते हैं ना, यहाँ पे एक वो रहता है आपका, मैं जब देख लेता हूँ जरा, अगर मैंने किया हो तो पहले यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये जो प्रॉक के अंदर, सिस के अंदर, कर्नल के अंदर रैंडमाइज VA स्पेस जो आपका फाइल है, एक फाइल है आपका, देखो यहाँ पे कैट करूंगा ना इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 रहनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 रहती है यहाँ पे, 2 1 और 0 हो सकती है। 1 और 2 का बेसिकली मतलब है कि इनेबल्ड है, और 0 का मतलब है कि डिसेबल्ड है। अगर ये इनेबल्ड रहेगा ना आपका, तो रैंडमाइज होता रहेगा एड्रेस। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो रैंडमाइज नहीं होगा। ये सिस्टम लेवल पे है, एक बाइनरी लेवल पे होता है। अगर सिस्टम लेवल से ऑफ है ना, तो बाइनरी लेवल पे कुछ नहीं करता है। ठीक है, इसको आपको ना फ्लैग देने की जरूरत नहीं है, कि आप फ्लैग देते हो GCC के अंदर, जैसे मैंने अभी दिया था ना स्टैक प्रोटेक्टर के लिए। हालांकि उसमें भी देने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर पता नहीं इसमें क्यों देने की पड़ रही है मेरे को। तो इसमें फ्लैग देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट GCC जो कंपाइल करता है ना, क्लैंग जो आजकल जितने भी कंपाइल करते हैं ना बाइनरी को, वो इस जो कैनरी बिट रहती है ना, उसको इनेबल्ड करके रखते हैं, कैनरी बिट को। ठीक है, जो जितना ही प्रोटेक्शन है ना, इसको ऐसे बोलते हैं कि प्रोटेक्शन बिट्स, NX बिट, कैनरी बिट, है ना, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो कैनरी बिट जब इनेबल्ड रहेगी ना, तो आपका अपने आप रेंडमाइज हो जाएगा एड्रेस। बट ये भी आपका ना 2 या फिर 1 रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कैट, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0 ना, देखो ये मैंने 0 कर दिया, अब मैं इसको कैट करूं यहाँ, ओके वेट, क्या दिक्कत है?
ऐड करूँ यहाँ पे, हाँ तो 0 आ गया यहाँ पे, और इसको क्विट करते हैं और इसको जीडी बफ करते हैं। अब यहाँ पे इसको इन्फो सॉरी डिसअसेंबल मेन करते हैं यहाँ पे, और मेन करने के बाद ये फंक्शन आ रहा है हमारे पास, वापस से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, बाइनरी लेवल पर हो रहा है डिसअसेंबल मेन। अच्छा ठीक है, ओके शायद मैंने उल्टा बोल दिया। इसमें ऐसा रहता है कि आपका जो कैनरी बिट रहता है, अगर बाइनरी के एनेबल्ड है तो बाइनरी के लिए एनेबल्ड है तो इस पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका कि ये जो है रैंडम वी स्पेस जो है आपका एनेबल्ड है कि नहीं है। अगर कैनरी अगर एक पर्टिकुलर बाइनरी के लिए एनेबल्ड है ना आपका, तो बाइनरी अपना रैंडमाइज करेगी करेगी। बट अगर ये है ना आपका सिस्टम, तो जो बाइनरी नहीं है एनेबल्ड उसके लिए भी एनेबल्ड करके रखेगा, जिसके लिए कैनरी बिट एनेबल्ड नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है इसके, बट काम यही करता है। ठीक है, और एक और चीज बताऊं आप लोगों को कि अगर मैं कोई अगर सेम बाइनरी खोलूँ ना मैं यहाँ पे, बफ नाम की बाइनरी थी ना ये, हाँ अगर इसको खोलूँ यहाँ पे इन्फो सॉरी डिसअसेंबल मेन करूँ, तो देखो सेम एड्रेस आता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूँ यहाँ पे strt, ठीक है, और यहाँ पे डिसअसेंबल मेन करूँ, तो देखो यहाँ पे सेम एड्रेस आता है। ऐसे सेम एड्रेस कैसे रन कर पा रहे हैं एक ही सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इनको बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, ये किसी दूसरी जगह को पॉइंट कर रहे हैं इन द रैम। सेम एड्रेस हो सकते हैं क्योंकि वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस सेम हो सकते हैं, ये शायद मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि ना अगर आप ये तो अभी आपने जीडीबी से रन किया, मान के चलो अगर आप रेडारी 2 से रन कर रहे हो ना इसको, बफ को किसी दूसरी उससे डिबगर से ए आपको एनालाइज कर रहे हैं, पीडीएफ पीडीएफ शायद ऐसा रहता है इसके अंदर। स्टार्ट करने के लिए क्या रहता है, मेरे को बहुत टाइम हो गया है इसको यूज करे हुए। रन प्रिंट क्रिएट मैनेज, हम्म ओके, हाँ तो चलो कोई नहीं, चलो तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि अगर आप किसी दूसरे टूल से यूज करोगे ना, जैसे मान लो रेड आई टू से रन कर रहे हो, कटर से रन कर रहे हो इसको प्रोग्राम को, तो रन करते टाइम पे हो सकता है कि उसके लिए एड्रेस अलग हो, ये वाला उसके लिए दूसरे प्रोग्राम के लिए कुछ अलग हो। बट अगर आप जीडीबी से ही रन कर रहे हो तो सेम वर्चुअल एड्रेसेस होना तो कॉमन बात है आपका, तो इसमें कोई आप शौक मत होना कि यार सेम एड्रेस कैसे आ रहा है, एक ही मेमोरी एड्रेस को कैसे पॉइंट कर रहे हैं, मेमोरी एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं वो लोग। बट ये जो रहते हैं आपके वर्चुअल रहते हैं एड्रेसेस, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ज्यादातर आपको सेम ही मिलेंगे आपको ये, अगर आप सेम टूल से रन कर रहे हो तो दूसरी विंडो में भी। ठीक है, इतना सा चीज है। ये आप ये जो एएसएलआर रहता है ना, ये स्टैक के जो मेमोरी एड्रेसेस रहते हैं आपके, ये जो आपकी ये जो मेमोरी एड्रेसेस है ना स्टैक के, इनको रैंडमाइज करता है, इन सारी चीजों को रैंडमाइज करता है ये आपका एएसएलआर जो है। ठीक है, 3 प्रोटेक्शंस बहुत है आप लोगों के लिए, इतना बहुत है। और 45 और ये कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। चेक सेट 45 और आरएल इसके अंदर तो है वैसे, पर इसको मैं शायद ही समझाऊंगा आप लोगों को, बाद में समझाऊंगा अगर होगा तो टाइम, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा जीओटी एनपीएलटी वाले सिनेरियो पे आता है। ये इसका मतलब है रीड ओनली। इसमें मतलब नो एग्जीक्यूटेबल का या फिर राइट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बस इसका मतलब है कि रीड ओनली। रीड ओनली किसके लिए, आपके एक जीओटी और डॉट जीओटी मैंने बताया था ना आपको शुरुआत में, सेगमेंट्स बता रहा था, और पीएलटी नाम के सेक्शंस होते हैं उनके लिए। उनके अंदर क्या रहता है, डेफिनेशन रहता है इनका। आगे जैसे वो था ना प्रिंट एफ स्कैन एफ, उनका डेफिनेशन रहता है उसके अंदर जीओटी और पीएलटी के अंदर, तो उसके अंदर राइट नहीं करना चाहिए अटैकर को कोई भी डेटा। अगर राइट कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा ना, तो अटैकर का वो डाटा एग्जीक्यूट होगा जो उसने वहां पे राइट किया है। हो सकता है वो कोई सेल कोड हो सकता है रिवर्स सेल के लिए सेल कोड हो कोई। ठीक है, तो वो चीज ये कर दो। 45 नहीं है, 45 कुछ छोड़ो इसको, 45 बस स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रहता है, और इसका यूज भी नहीं करते हम लोग, कोई नहीं यूज करता है इसका 45 का। ठीक है, अगर इतना मालूम है, मैंने बहुत पका लिया हुआ इस बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन को लेकर के, तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज
है ना। बता दो मेरे को, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो बता दो। ये तो फ्रेंड करते हैं ना मीटिंग को, 17 लोग थे, 12 लोग रह गए। इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक समझ में नहीं आएगा। मान लो मेरी बात को, और ऐसा नहीं कि ये कोर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद आप कर ही नहीं रहे हो, इसको तब भी करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कोर्स तो खत्म होने ही वाला है आपका, बट जब भी हो जाए ना आपका ये खत्म, तो अ, साथ इसको साथ के साथ अगर आप नहीं लेके चल रहे हैं ना तो फिर दिक्कत वाली बात है, पर कर लेना, चलो बाद में भी कोई बात नहीं है। हाँ मोहित, मतलब थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम दो इसको, बहुत ज्यादा टाइम दो इसको, लगे ही रहो बस बाइनरी के ऊपर, तो हो जाएगा आपसे। और अच्छी बात जब होगी तब आप ना इसको बिना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले टूल के बगैर करोगे, मतलब विंडोज पे ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विंडोज पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली टूल्स है। गितरा गितरा आप यूज कर सकते हो, गितरा का तो मैं नहीं बोलूंगा। गितरा तो अगर आपको डिकम्पाइल करना है तो वो यूज कर सकते हो। अच्छी बात है मोहित, हाँ आपने बताया था मेरे को, हटा दिया। पोस्ट में ही काली है, हाँ मेरे पास भी वही सेम चीज है। मेरे पास एक दिक्कत है लैपटॉप के अंदर, एसर नाइट्रो 5 के अंदर, इसके अंदर डुअल बूट नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, विंडोज और लिनक्स का। तो मेरे पास लिनक्स ही है। ओके, किसका क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, एक फ्रेंड करते हैं। वो स्टैक कैनरी वाले को ना आप खुद से करके देखना एक बारी, और मैं लिंक और ये सारी स्क्रिप्ट में शेयर करता हूँ आपको, जो ये बनाई है आज मैंने, कल बनाई थी वो। ठीक है। ओके, तो थैंक यू। चलो फिर चलते हैं ना। बाय।